हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 11 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हम समझेंगे परमाणु तथा अणु चैप्टर के रासायनिक संयोजन टॉपिक को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तत्वों से यौगिक का निर्माण क्या इन्हें आपस में मिला देने भर से हो जाता है? तो नहीं, अगर हम तत्वों को सिर्फ आपस में मिला देंगे तो ये मिश्रण बनेगा, ये यौगिक नहीं बनेगा। यौगिक बनने के लिए इनके बीच यानी कि तत्वों के बीच आपस में रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है, यौगिक का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया करने से होता है, फिजिकली मिला देने से नहीं होगा। हाथ से दो तत्वों को आपस में मिला दिया तो वो मिश्रण बन जाएगा, वो यौगिक नहीं बनेगा। यौगिक तभी बनेगा जब इनके बीच में आपस में रासायनिक अभिक्रिया होगी। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के सिद्धांत कहते हैं। रासायनिक संयोजन का ये नियम कहलाता है। अब देखिए, दो नियम हैं, इन दोनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। द्रव्यमान संरक्षण मतलब संरक्षित करना, बचाना, है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये नियम जो है, ये लेवोजियर हमारे वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया, उन्होंने यह नियम दिया। 18वीं बीसी से पहले इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, है ना। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और उसके बाद लेवोजियर ने सबसे पहले ये नियम दिया जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब ये नियम क्या कहती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है। यानी कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही रिएक्शन के बाद उसका द्रव्यमान घटता है। यानी नो गेन नो लॉस ऑफ मासेज, है ना। मास का कोई भी गेन या लॉस नहीं होगा। अब इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग हमेशा अभिकारक के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होता है ना। अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे क्या कह रहा है कि ए एक तत्व है ना, और बी है। ये दोनों अभिकारक है, दोनों मिल गए और दोनों के मिलने से सी और डी उत्पाद बन गया। अब ए का जो है द्रव्यमान है वो 4 ग्राम है ना, और बी का 10 ग्राम, तो दोनों मिल करके इनका हो गया 14 ग्राम, है ना। और सी और डी का है 2.5, है ना, 2.5 ग्राम, और 11.5, 11.5, ये भी 14 हो गया, है ना। तो इस तरह से दोनों जो अभिकारक थे उनका कुल द्रव्यमान और जो उत्पाद बना उनका कुल द्रव्यमान बिल्कुल एक है। इसका मतलब हो गया कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। यानी किसी भी चीज़ का नया सृजन नहीं हुआ और न ही मास का नया विनाश हुआ, है ना। विनाश भी नहीं हुआ और सृजन भी नहीं हुआ। जो द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पहले था वही बाद में रह गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो हमें सेकंड लॉ ऑफ को बताता है। वो सेकंड लॉ क्या है, दूसरा सिद्धांत क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम जो है वो साइंटिस्ट थे प्राउस्ट, है ना, जोसेफ प्राउस्ट नाम था उनका। तो उन्होंने ये नियम दिया। ये नियम क्या कहती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक बनते हैं उनके तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। उनका अनुपात पक्का होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हम कर सकते, नहीं होता है। जैसे इसका पहला पॉइंट देखते हैं, क्या है? पहला पॉइंट है, यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी स्थान पर हो, चाहे किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। स्थान कोई भी हो जहाँ ये बने हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई और यौगिक बने हैं, या फिर किसी भी मेथड से बनाए गए हों, लेकिन यौगिक में तत्व का अनुपात निश्चित होता है, डेफिनिट होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है
सेकंड पॉइंट कहता है एक रासायनिक पदार्थ में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित या स्थिर अनुपात में उपस्थित रहते हैं। यानी एक रासायनिक पदार्थ बना तो उसमें जो जो तत्व उसमें शामिल हुए उसके बनने में वो एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, यानी उनका द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे समझिए कि वाटर है, जल है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो इन्हीं दोनों से मिलकर के जल बनेगा। अमोनिया है जैसे NH3 है तो उसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होंगे। इसी तरह से CO2 है तो CO2 में भी क्या होगा, CO2 में भी कार्बन और ऑक्सीजन ही होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में क्या दिया हुआ है, यौगिक जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रमशः 1:8 में अभिक्रिया करते हैं। अब इसको समझिए कि H2O है, जैसे कि आपने पढ़ा कि H और O से ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही जल बनेगा और इसका द्रव्यमान भी निश्चित होगा। बाय मास अगर ये हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल हैं तो क्या हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन का हो गया 16। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 1:8 का अनुपात हो गया। यानी जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में मिलेंगे तो जल बनेगा। अब ये अनुपात अगर हम चेंज करना चाहें कि H2O में कुछ और अनुपात कर दें तो फिर वो जल नहीं रहेगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमें हाइड्रोजन 2 ग्राम ले लें हम, है ना, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा, और फिर H2O जो है वो हो जाएगा 18 ग्राम। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर 18 ग्राम H2O को डिकम्पोज करें तो अपघटन करें तो उसमें से 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन निकल कर आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें एक दिया हुआ है कि अगर CO2 का देखें, है ना, CO2 तो कार्बन जो है उसका मास जो है इसका 6 है यहाँ पर, और ऑक्सीजन का 8, तो 8 को दो मॉलिक्यूल हैं तो 16 हो गया, है ना। इसको हम सिंपल करेंगे तो 3:8 है ना, 3:8 हो जाएगा। यानी 11 ग्राम, 8 और 3 को जोड़ देते हैं तो 11 ग्राम CO2 में क्या होगा, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो एग्जाम्पल है अमोनिया का, NH3 है ना। तो अमोनिया में नाइट्रोजन है, इसका 14 होता है, बाय मास ही 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 तो 3 है मॉलिक्यूल तो 3 हो जाएगा, है ना। 14:3 हो जाएगा क्रमशः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान। यानी 14 और 3 कितने हो गए, 17 ग्राम अगर अमोनिया है तो उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। इतना ही हो ये रहेगा। चलिए आगे हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर जो है वो पहला है, रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखिए। तो 2 नियम तो आपका यही दिया हुआ है ना, ये दोनों नियम आपको लिख देना है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तो ये दोनों आप लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है, समझाइए। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नहीं, 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भी भिन्नता नहीं हो सकती है, क्योंकि यौगिक का निर्माण करने वाले तत्व हमेशा स्थिर अनुपात में होते हैं, फिक्स होता है ना इनका अनुपात, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, इनका रासायनिक अनुपात फिक्स होता है, स्थिर होता है। इसीलिए कहीं का भी सैंपल लेंगे हम, उसके शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता नहीं होगी। अब है तीसरा नंबर, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर CO2 है ना,
अब ये 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो CO2 कितने बनेगी, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो ये हो जाएगी 44 ग्राम CO2, है ना, 44 ग्राम CO2 बन जाएगा। तो ये हम लिख देंगे। और ये जो हमारा उत्तर है वो रासायनिक संयोजन के पहले नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो यही कहता है ना कि कोई भी रासायनिक यौगिक है अगर तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही इसका निर्माण होता है। तो ये पहले नियम के आधार पर हम कह सकते हैं, ऐसा हमें लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। तो अभी तो हमने पढ़ा ही है, अमोनिया है ना, NH3। तो हम लिखेंगे अमोनिया में क्या है, एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो लिख देंगे अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्व हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में क्या क्या है, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों हम लिख देंगे। इस तरह से आपकी ये शीट पूरी हो गई और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे, समझ में आई हो, तो आप अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।